हाय नमस्कार, वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। चलिए हम लोग आज पॉलिटी में कंटिन्यू करते हुए कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट देखते हैं, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन की कुछ बात करते हैं, ठीक है, जो कि हमारे एग्ज़ाम में डायरेक्टली हमसे पूछी जाती हैं कि बताइए पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है ये। तो हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक। चलिए देखते हैं। पहला, अगर हम लोग संविधान संशोधन की बात करें तो पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया था, जिसके तहत क्या हुआ था, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जो कि भूमि सुधार से संबंधित थी, ठीक है। ध्यान रखना, पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था जिसमें हमारे यहाँ 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और उस 9वीं अनुसूची में 29 कार्य क्षेत्र रखे गए थे, ठीक है, और इसमें भूमि सुधार को लेकर के बात की गई थी। चलिए आगे बात करते हैं। 7वां संशोधन 1956, ठीक, हमने भी देखा था पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था और ये 7वां संविधान संशोधन है जो कि 1956 में हुआ था। अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ राज्य के वर्गों की समाप्ति कर दी गई थी, ठीक। राज्य के वर्गों की कैसे समाप्ति हुई थी, तो देखो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, ठीक है, तो आज़ादी के बाद क्या था कि हमारे यहाँ संविधान बनना था। तो संविधान बनाते वक्त क्या हुआ कि जब हमारा देश संविधान बनने की बाद तक भी ऐसा था कि हमारे देश को 4 भागों में बांटा गया था, ए, बी, सी और डी, ठीक। ये 4 वर्ग थे, ए, बी, सी, डी। 4 ए वर्ग में कुछ राज्य थे, बी वर्ग में कुछ राज्य थे, सी वर्ग में कुछ थे और डी वर्ग में कुछ थे, ठीक। ऐसे करके बांटे गए थे। तो फिर क्या हुआ, जब अपना संविधान बन गया तो क्या किया गया कि इन वर्गों को ख़त्म कर दिया गया। बोला कि अब कोई वर्ग नहीं होगा, ए बी सी डी टाइप से या नाम से कोई वर्ग नहीं होगा, अब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश होंगे हमारे देश में, ठीक। तो जब हमारा देश जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया तो उस समय पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को बनाया गया, ठीक। तो आपसे पूछेंगे कि बताओ जब राज्यों में जो वर्गों को समाप्त किया गया तो उस टाइम पर कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, कितने स्टेट्स एंड कितने यूनियन टेरिटरीज थे, तो 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाए गए थे उस टाइम पर, ये याद रखना है, ठीक। चलिए, और साथ ही साथ 7वें संविधान संशोधन में बोला गया था कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है, ठीक। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, पहला देखा था पहला संविधान संशोधन 1951, जिसमें क्या बोला गया था, इसमें बोला गया था 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ठीक, भूमि सुधार को लेकर बात कही गई थी। फिर 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ, जिसमें क्या कहा गया है कि राज्यों के वर्गों की समाप्ति कर दी गई, और जब ये समाप्त किया गया तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। और दूसरा पॉइंट और क्या जोड़ा गया इसमें कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट यानी एक उच्च न्यायालय होगा। फिर आगे है 31वां संविधान संशोधन, 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1973, ठीक। तो इसमें क्या किया गया, इसमें लोकसभा सीट 525 से बढ़ाकर 545 कर देगी। आपको पता होगा हमारे इस समय लोकसभा सीटों की संख्या वैसे तो 552 है, बट चुनकर कितनों पे आते हैं, 545 पर चुनकर के आते हैं, ठीक। ये कब किया गया, किसके तहत किया गया, तो ये 31वां संविधान संशोधन 1973 के तहत किया गया कि हमारे यहाँ जो लोकसभा की सीटें हैं वो 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई हैं, ठीक। अब ये कब तक, अब आगे जो है ना 2026 तक हमारे यहाँ ये भी नियम लागू हो चुका है कि 2026 तक अब हम अपने यहाँ सीटें नहीं बढ़ा सकते हैं। लोकसभा में अगर हमें सीटें बढ़ानी है तो वो अब कब बढ़ा पाएंगे, 2026 के बाद ही भले कोई अमेंडमेंट करे तब हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन उससे पहले नहीं कर सकते ऐसा, ठीक। अब आगे देखते हैं 36वां संविधान संशोधन 1975, ठीक। 36वां संविधान संशोधन 1975, इसमें क्या किया गया कि जो तो आपका सिक्किम राज्य था ना, सिक्किम को 22वें राज्य का दर्जा दे दिया गया यहाँ पर, ठीक। तो किसके तहत किया गया ये 36वां संविधान संशोधन 1975। इससे पहले हमने क्या देखा था, 31वां संविधान संशोधन था अपना 1973, जिसमें क्या किया गया था, 31वें वाले में क्या था, हम लोगों ने क्या देखा था वहाँ पे कि जो लोकसभा की सीटें हैं वो 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई, ठीक। और 36वें में सिक्किम को 22वें राज्य का दर्जा दे दिया गया। नेक्स्ट है 42वां संविधान संशोधन 1976, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, ठीक। लघु संविधान कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे सुधार हुए थे, छोटे छोटे बहुत सारे, ठीक। इसीलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का नाम भी दिया जाता है, लघु संविधान का नाम भी दिया जाता है। इसमें मूल कर्तव्य,
पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या आपका मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक, हमारे यहाँ फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भाग 4 का, पहले जब संविधान बना था ना तो हमारे यहाँ मूल कर्तव्य नहीं थे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ उस समय नहीं थी, संविधान में, मूल संविधान में से नहीं रखी गई थी। जब संविधान बन गया तो बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत मूल कर्तव्य को जोड़ा गया, और हमारे तब जब जोड़ा गया था तो उसमें 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, लेकिन इस समय 11 मूल कर्तव्य हैं, और 11वें मूल कर्तव्य को 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया है। ठीक, आगे आएगा वो हम लोग करेंगे। तो जब इसे जोड़ा गया तो आर्टिकल क्या, पार्ट 4A यानी 4 का और 51 का के तहत इसे जोड़ा गया है। अब आगे देखते हैं प्रस्तावना। ठीक, हमारी प्रस्तावना है ना, प्रियम्बल बोलते हैं जिसको। प्रियम्बल मतलब वही जो हम लोग पढ़ते हैं ना, हम भारत के लोग। ठीक, हम भारत के लोग, स्वतंत्रता, समानता और ये सब जो हम लोग पढ़ते हैं, पूरी प्रस्तावना जो है उसके बारे में जो वहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो जब हमारी जो पूरी प्रस्तावना है ना, उस समय पर 3 वर्ड नहीं थे। कौन से 3 वर्ड, कौन 3 शब्द नहीं थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता उस समय पर नहीं थे, तो इनको बाद में जोड़ा गया। कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया। कौन कौन 3 शब्द? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया। पर ठीक है, अगला क्या जोड़ा गया इसमें? राष्ट्रपति को सलाह मानने के लिए बाध्य। ठीक, राष्ट्रपति को सलाह माननी पड़ेगी मंत्रिमंडल की। ठीक, पहले क्या किया गया, उससे पहले क्या होता था, जब 42वां संविधान संशोधन 1976 नहीं आया था ना, तो उससे पहले क्या था, जैसे मान लो मंत्रिमंडल होता है ना, आपको पता है ना, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं, स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक, तो ये जो मिनिस्टर होते हैं, मतलब पूरा जो मंत्रिमंडल होता है ना, वो राष्ट्रपति को कुछ ना कुछ भेजते हैं, फिर राष्ट्रपति के हाथ में होता है, वो माने या ना माने, ठीक, वो उसको वापस भेज सकते हैं, उनका जो भी है। लेकिन अभी क्या है कि इनकी जो सलाह है ना, इसके संविधान संशोधन के तहत क्या कर देगा कि इनकी सलाह माननी ही माननी पड़ेगी। ठीक, अगर मंत्रिमंडल ने कोई सलाह दी है तो वो राष्ट्रपति को माननी ही माननी पड़ेगी। मतलब ये काफ़ी गलत चीज़ थी, आगे इसको सुधारा भी गया था। ठीक, तो ये किया गया। इसमें आगे हम लोग देखते हैं, लोकसभा विधानसभा का टाइम 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। आप लोगों ने कभी सोचा था ऐसा कि लोकसभा का टाइम ऐसा भी हुआ था कि लोकसभा में लोग चुन कर के आते हैं ना, पब्लिक चुन के लाती है उनको, और विधानसभा में भी पब्लिक उनको चुन कर के लाती है। ठीक, तो अगर हम लोग बात करें तो इनका कार्यकाल इंदिरा गांधी का टाइम चल रहा था, ये सब कुछ इंदिरा गांधी के द्वारा करवाया गया है। ठीक, उन्होंने 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत क्या करवा दिया कि जो लोकसभा विधानसभा कार्यकाल है उसको 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया। ठीक, अब आगे उन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि जो तुम्हारा शिक्षा है, वन है, वन्य जीव है, नाप तोल आदि जो समवर्ती सूची में इनको शामिल कर दिया। ठीक, समवर्ती सूची में डाल दिया गया। पहले ये समवर्ती सूची में नहीं हुआ करते थे। समवर्ती सूची आप लोग जानते ही हैं, 7वीं सूची में दिया गया है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में दोनों लोग मिलकर काम करते हैं, राज्य और केंद्र सरकार। ठीक, तो इसमें क्या था, शिक्षा को, वन को, वन्य जीव को, नाप तोल आदि, शिक्षा, वन, वन्यजीव और नाप तोल आदि को इन्होंने समवर्ती सूची में डाल दिया। और अगला, संसद विधानमंडल कोरम समाप्त कर दिया। संसद में एक कोरम होता है। कोरम क्या होता है बेसिकली कि अगर संसद में, मान लो संसद में कोई सत्र चल रहा है या सत्र चलने वाला है, अगर जो जितनी पब्लिक है ना, पब्लिक कितनी है वहाँ पे, 545 है ना, लोकसभा में संख्या कितनी है, 545 है। अगर उस पूरी लोकसभा में अगर 1/10 भाग अगर नहीं है वहाँ पर, ठीक, 545 में अगर 1/10 भाग अगर वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो वो मतलब कोरम पूरा नहीं हो रहा है, तो संसद की बैठक हो ही नहीं सकती। अगर 1/10 लोग वहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक, 545 का 1/10 निकालो, 54.5 निकलेगा, यानी 55 लोग वहाँ पर होने चाहिए। अगर 55 लोग वहाँ पर अवेलेबल हैं तब तो ठीक है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब वो बैठक मान ली जाएगी, वो कोरम पूरा हो चुका है और जो भी सत्र चल रहा है वो ठीक हो जाएगा, मतलब चल जाएगा। लेकिन अगर 55 लोग वहाँ पर नहीं अवेलेबल होते हैं तो वो कोरम मतलब पूरा नहीं हुआ है, मतलब उस सत्र को नहीं माना जाएगा और वो सत्र नहीं चलेगा। ठीक, तो ये होता है। वो कोरम भी इन्होंने समाप्त कर दिया, बोला कोई कोरम वोरम नहीं, अगर 10 लोग भी बैठे हुए ना तो सत्र चलेगा। भाई अब तुम्हें मान लो कोई सुधार करना है, कोई बिल पास करना है, तुमने तो अपने 10 लोग बिठा लिए वहाँ पे, ठीक, कोरम तो पूरा हुआ नहीं, अपने 10 लोग बिठा के और बस जल्दी जल्दी पास किया, उसको राज्यसभा में भेजा, वहाँ से पास कराया और बस कर लिया। लेकिन ये भी बहुत गलत चीज़ थी। अब देखो आगे इनको कैसे सुधारा गया। अब 44वां संविधान संशोधन 1978 आता है। देखो इंदिरा गांधी ने, आपको पता होगा, 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया था। ठीक, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा 1976 में, उन्होंने देखो क्या क्या करवा दिया, 42वां संविधान संशोधन करवा दिया 1976, जिसमें उन्होंने अपनी मनमर्जी के मुताबिक क्या क्या काम कर लिए।
ठीक, अपनी कि 5 से 6 साल करा लिया लोकसभा विधानसभा के सदस्यों के कार्यकाल, और आप देख रहे हो राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया कि सलाह माननी ही माननी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें कर दी इन्होंने, लेकिन फिर ये हार जाती हैं। 1977 में ये हार जाती हैं और फिर सरकार बन करके आती है जनता सरकार। ठीक, और फिर जनता सरकार जब बन करके आती है तो ये लोग क्या करते हैं, वापस से ये संविधान संशोधन लाते हैं, जिसका नाम दिया गया था 44वां संविधान संशोधन 1978। इसमें लोकसभा विधानसभा का जो कार्यकाल है ना, वो फिर से 5 साल किया गया। ठीक, और इन्होंने क्या किया, राष्ट्रपति को एक बार कैबिनेट के पास पुनर्विचार के लिए भेजना। मतलब पहले क्या था कि अगर मंत्रिमंडल ने या कैबिनेट ने एक बार भी अगर राष्ट्रपति के लिए कोई सलाह भेजी है तो राष्ट्रपति को तुरंत मानना पड़ता था, लेकिन फिर इन्होंने आकर सुधार किया, बोला कि नहीं, एक बार राष्ट्रपति को चांस दिया जाएगा कि भाई अगर मान लो कोई बिल भेजा है उनके पास, अगर उनको लगता है कि नहीं ये इसमें कुछ फेरबदल होने चाहिए, इसमें विचार करना चाहिए मंत्रिमंडल को दोबारा से, तो वो एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। ये सुधार किया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। ठीक, कोरम व्यवस्था पूर्ववत रखा इन्होंने, जो वहाँ पर इंदिरा गांधी ने 42वें वाले में जो कोरम व्यवस्था को ख़त्म कर दिया था वो उन्होंने वापस से कायम किया, वापस शुरू किया। बोला कि नहीं, 1/10% पब्लिक वहाँ पर होनी ही होनी चाहिए, तभी वो कोरम पूरा होगा, तभी सत्र चल पाएगा। ठीक, और अभी संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया। ठीक, यहाँ पे जो संपत्ति का अधिकार था उसे भी इन्होंने समाप्त कर दिया यहाँ पर। ठीक, अब आगे बात करते हैं। राष्ट्रीय आपात में आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया। पहले क्या था, देखो राष्ट्रीय आपातकाल कब लगता है, जब ना मान लो कोई बाहरी युद्ध वगैरह हो जाए या देश के अंदर कभी कोई मतलब बाहरी तरफ से कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई अटैक कर, जैसे मान लो अभी हमारा चाइना के साथ पंगे चल रहे थे, तो अगर चाइना के साथ अटैक हो जाए, ठीक, चाइना अटैक कर दे या पाकिस्तान अटैक कर दे, तो उस समय पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। ठीक, तो इन्होंने क्या था, मतलब इंदिरा गांधी ने अपने टाइम पे क्या किया कि इन्होंने कर दिया कि नहीं, अगर राष्ट्रीय आपातकाल अगर देश के अंदर, मैं अंदर की बात कर रहा हूँ, अगर देश के अंदर अगर अशांति फैली हुई है, ठीक, तो अशांति के केस में भी, ठीक, उस केस में भी राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं। लेकिन फिर ये जनता सरकार आती है, जनता सरकार आकर के फिर से संविधान संशोधन करती है 44वां वाला, और इसमें ये क्या करते हैं, इसमें ये लोग बोलते हैं कि नहीं, अगर देश के अंदर अशांति है तो नहीं, तो राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगेगा। राष्ट्रीय आपातकाल तब इसको क्या बोला कि जब सशस्त्र विद्रोह हो जाएगा तभी राष्ट्रीय आपातकाल लग सकता है, अदरवाइज राष्ट्रीय आपातकाल तब तो नहीं लगेगा। एटलीस्ट जब अशांति होगी देश के अंदर, नहीं, तब लगा सकते हो, जब सशस्त्र विद्रोह हो गया हो तब तो आप राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हो, अदरवाइज नहीं। ठीक, ये उन्होंने किया। तो आप देख रहे हो 1975 में इंदिरा गांधी के टाइम पे लगा था, उसके बाद आज तक लगा भी नहीं है। और आगे देखो, अनुच्छेद 21 और 22 को राष्ट्रीय आपात के समय भी निलंबित नहीं किया जाएगा। आपके मौलिक अधिकार आते हैं ना 21 और 22 में, ठीक, तो 21 और 22 में जो आपके मौलिक अधिकार दिए गए हैं ना, वो तब भी खत्म नहीं होंगे अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय आपके मौलिक अधिकार खत्म हो जाते हैं, लेकिन ये 2 मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो खत्म नहीं होंगे अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ देश में तो। ठीक, आगे 52वां संविधान संशोधन 1985। ठीक, इसमें क्या हुआ, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें दल बदल संबंधी कानून का प्रावधान है। ठीक, ये क्या था, ये दल बदल वाला ध्यान रखना, 52वां संविधान संशोधन 1985। ठीक, 52वां संविधान संशोधन 1985 सॉरी 52वां 52वां संविधान संशोधन 1985। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि दल बदल कानून को, ठीक, 10वीं अनुसूची जोड़ेगी। 10वीं अनुसूची आपको पता है, दा से 10वीं और दा से दल बदल। ठीक, तो दल बदल क्या होता था कि पहले कोई भी, मान लो कोई भी एक दल से जीत जाता था, बाद में पैसे के लालच में पार्टी में वो कर लेता था, चेंज कर लेता था। ठीक, तो इससे ना बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा हो रही थी। तो फिर क्या हुआ, इस अनुसूची को जोड़ के दल बदल कानून में ये किया गया, अगर किसी ने भी किसी पार्टी से जीतने के बाद अगर कोई भी इंसान चेंज करता है पार्टी, तो उसका जो है ना, जहाँ से वो जीता है, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से वो जीत के आया है, उसको रद्द कर दिया जाएगा। ठीक, ऐसा बोला गया था इसमें। तो अगर हाँ, आप चुनाव होने से पहले अगर आप दल बदल कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद अगर आप दल बदल करते हो तो आपका जो जीता हुआ क्षेत्र है वो आपसे छीन लिया जाएगा, आपसे आपका पद छीन लिया जाएगा। आगे 52 के बाद देखते हैं 56वां संविधान संशोधन 1987। ठीक, 56 अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1987। यहाँ पे देखो, गोवा को 25वें राज्य का दर्जा दिया गया। तो आप 36 56 एक साथ याद रखें, 36 और 56 एक साथ याद रखना। 36 में क्या था, 36वां संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम को 22वें राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक, और यहाँ पे क्या, 56वां संविधान संशोधन 1987, इसमें गोवा को 25वें राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक, तो आप ये 2 एक साथ याद रखें।
और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।